ए में समुच्चय में एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि समुच्चय पर इनका R1 में तुल्यता संबंध है। तो यानी R1 जो है सबसेट होगा एक क्रॉस ए, R2 भी सबसेट होगा एक क्रॉस ए। तो R1 अगर एक क्रॉस ए का सबसेट है, R2 है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक क्रॉस ए का सबसेट होगा। आप जानते ही हो कि संबंध R जो है एक क्रॉस ए का ही एक उपसमुच्चय होता है। R1 सबसेट होगा एक क्रॉस ए, R2 भी। अब मुद्दा ये बनता है कि हर संबंध तो इक्विवेलेंस होता नहीं है। यहां दिया है कि R1 जो है इक्विवेलेंट रिलेशन में है, R2 भी इक्विवेलेंट रिलेशन में है। इक्विवेलेंट रिलेशन का अर्थ होता है कि तुल्यता संबंध का अर्थ होता है कि वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ऐसा संबंध जिसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों रिलेशन होता है उसको इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। आप सभी जानते हो कि सिमेट्रिक का अर्थ होता है जो संबंध ए का बी से हो वही ए का ए से हो, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो संबंध ए का बी से हो वही बी का ए से हो। और संक्रमक मतलब जिसको ट्रांजिटिव बोलते हैं उसका होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो संबंध ए का बी से हो वही बी का सी से हो। यदि वही संबंध ए का सी से हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो ए बिलोंग्स टू अगर आर है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो अगर तीनों संबंधों को होल्ड कर रहा है, तीनों संबंध लग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। यहां R1 और R2 में तुल्यता संबंध है, यानी कि R1 होल्ड कर रहा है, तुल्यता संबंध R1 और R2 में है। अर्थात इसका मतलब हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू R1, ये दिया गया है। और दूसरा लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 को हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू R1। ध्यान दीजिएगा, R1 में लागू हो रहा है तो R1 में इसका पालन करेगा। R1 जो है इक्विवेलेंट रिलेशन में है तो ये लिख सकते हैं हम लोग। तीसरा हमारे पास है सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू R1। ए R1 में हम कह देंगे कि भैया ये दिया गया हमारे पास, क्योंकि R1 में है इक्विवेलेंस, यानी कि हम ए बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग्स टू R1, बी ए बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, ए सी बिलोंग्स टू R1 को इसी प्रकार R2 भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू R2, राइट। यहाँ ए बी जो है बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बी जो है ए के ही अवयव है। यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल। यहाँ ए बिलोंग्स टू R2 होगा, ए बी बिलोंग्स टू R2 इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ए बी तो क्रमिक युग में लिखोगे तो एक क्रॉस ए का होगा, और ए बी बिलोंग्स टू R2 और बी सी बिलोंग्स टू R2, तो इसको लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये गिवन है क्योंकि R1 भी इक्विवेलेंट रिलेशन में, R2 भी है। अब हमको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 में इक्विवेलेंट रिलेशन है। हर बच्चा R1 में है, R2 में है, तो हमको इंटरसेक्शन में भी प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है।
तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर आते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है, किसको बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की बात आती है। अब R1 इंटरसेक्शन R2 के बारे में चलते हैं। सब जानते हो कि अगर AB बिलोंग्स टू R1 है तो A बिलोंग्स टू R1 होगा, यही है यानी कि जो है स्वतुल्य संबंध। R1 में स्वतुल्य दिया है तो A बिलोंग्स टू R1 दिया है एंड A बिलोंग्स टू R2 भी दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ए हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, ए बिलोंग्स टू R1 होल्ड कर रहा है और ए बिलोंग्स टू R2 होल्ड कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन। बहुत लोग इस तरीके से करते हैं, इसको कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 implies that A belongs to R1, AB belongs to R2 implies that A belongs to R2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो कहीं अगर लिखा है AB belongs to R1 and AB belongs to R2, चूंकि रिफ्लेक्सिव है तो इसको हम लिख सकते हैं A belongs to R1 एंड ए, चूंकि रिफ्लेक्सिव R1 और R2 अलग अलग रिफ्लेक्सिव है तो उसके जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। अब ए R1 में भी है R2 में भी है तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का अर्थ है कि ए बिलोंग्स टू R1 एंड ए बिलोंग्स टू R2 इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो कहने का मतलब है कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अलग अलग देखिए, ये आपके पास जो आपने ये चीज लिखा है ये दिया गया है कि R1 है रिफ्लेक्सिव, तो ए बी बिलोंग्स टू R1 को हम ए बिलोंग्स टू R1 लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R2 को ए बिलोंग्स टू R2 लिख सकते हैं। अब ए बिलोंग्स टू R1 एंड ए बिलोंग्स टू R2 को लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसको बोलते हैं सममित संबंध। सममित संबंध है, हर बच्चा ध्यान देगा। सममित संबंध का मतलब हमारे पास है क्या, हम ए बी बिलोंग्स टू R1 को हम बी ए बिलोंग्स टू R1 लिख सकते हैं और ए बी बिलोंग्स टू R2 को हम बी ए बिलोंग्स टू R2 लिख सकते हैं। हमको क्या लाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 में ए होल्ड करना है, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इसको होल्ड कर रहा है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू R1 को हम देखिए, जैसे आप स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कर दें तो हमारा काम हो जाए। ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 को हम लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2 लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन को ऐसे ही अलग करते हैं, चूंकि R1 में सिमेट्रिक रिलेशन है तो ए बी बिलोंग्स टू R1 को हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू R1 और ए बी बिलोंग्स टू R2 को हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू R2। हम मिला देते हैं बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, अतः ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 implies that BA belongs to R1 intersection R2, right? AB belongs to R1 intersection, देखो AB belongs to R1 intersection R2 को हम अगर BA belongs to R1 intersection R2 कर दे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। AB belongs to R1 intersection R2 को हम लिख दिया AB belongs to R1 और एंड AB belongs to R2 आप जानते हो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से। अब AB belongs to R1, चूंकि R1 में तुल्यता है तो R1 में सिमेट्रिक होगा,
तो ए बी बिलोंग्स टू R1 को हम बी ए बिलोंग्स टू R1 और ए बी बिलोंग्स टू R2 को हम बी ए बिलोंग्स टू R2 लिख सकते हैं। फिर एंड है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू R1 तो ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 को हम बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लिख दिए। इस प्रकार इसको हम सिमेट्रिक भी कर लिए, रिफ्लेक्सिव किए, सिमेट्रिक भी हमने कर लिया। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको बोलते हैं संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे आजकल संक्रमक संबंध कर चल रहा है, एक को कोरोना हो जा रहा है, दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तो इसीलिए कहते हैं संक्रामक बीमारी। तो पूरे देखो कितने पूरे विश्व में फैल गया, कोई एरिया कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ हो ना, गांव गांव शहर शहर फैल गए, पूरे विश्व में फैल गए। ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रमक संबंध क्या होगा, इसका अर्थ है कि ए बी बिलोंग्स टू R1, हमको करना क्या है, इसका यूज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और अगर यही प्रूव कर लें ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड ए बी बिलोंग्स टू R2 लिख सकते हैं। एंड सेम इसको बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R2 कराए होंगे इसको बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R1 को एक साथ लिख देंगे इस तरीके से, ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2 एंड बी सी बिलोंग्स टू R2। अब ये तो R1 में तो दिया गया था ना, R1 में ट्रांजिटिव है, तो ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 को लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू एंड इसको भी लिख सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू R2। तो हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 and BC belongs to R1 intersection R2 imply that AC belongs to R1 intersection R2। अतः R1 intersection R2 में ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड कर रहा है, अर्थात तीनों रिलेशन हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि R में तुल्यता संबंध है। DDX आप y ये प्रूव करना, देखिए y के ही रूप में लाना है। तो आप देखिए यहां पर x बराबर लिख देंगे cos y, देखिए x इधर लेंगे, cos y वन cos a प्लस y। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों देखिए x को, x का मान x का जो डेरिवेटिव होता है एक होता है, उसमें देखिए y का ही फलन लाना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का एक हो जाएगा, यहां देखिए हर cos a प्लस y, DDX ऑफ अंश cos y का होगा माइनस साइन y, y का x के सापेक्ष DDX ऑफ y, और माइनस अंश, अंश मतलब cos y, और cos a प्लस y का होगा माइनस साइन a प्लस y, और a प्लस y का पुनः a का जीरो, y का DDX ऑफ y अपान हर का वर्ग cos स्क्वायर a प्लस y। अब cos स्क्वायर a प्लस y इधर आ जाएगा, यहां देखिए हो जाएगा DDX माइन माइन प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई DDX ऑफ वाई प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई DDX ऑफ वाई। और DDX ऑफ वाई कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहां हो जाएगा DDX ऑफ वाई कॉमन लीजिए, साइन ए प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई साइन वाई DDX ऑफ वाई। अब इधर आएगा तो सूत्र बन जाएगा इसका साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, साइन a प्लस वाई माइनस वाई
वाई से वाई कैंसिल हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई का सूत्र हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। प्लस माइनस वन, अगर cos ए 1 हो जाएगा तो ए का मान 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और cos ए का मान ऋण 1 हो जाएगा, तो ऋण 1 किसका मान होता है? cos पाई का, तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन उसका विशेष मतलब सवाल में नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन तो दिया भी नहीं रहता है, आपको सवाल इस तरीके से लगाना। ये सब लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं, रैखिक अवरोध हैं, रैखिक विरोध हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका उद्देश्य फलन z बराबर 10x प्लस 3y। और आपको मैक्सिमाइज इसको करना है, यानी कि इसका अधिकतम। सभी को पता है कि सबसे पहले जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स दिए रहते हैं उनको जो है हम समीकरणों के रूप में लिख देते हैं। 5x अपॉन 15 प्लस 3y अपॉन 15 इक्वल टू 1, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो x अक्ष को ये 3 0, y अक्ष को 0 5 पर इंटरसेक्ट करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। दूसरा देखते हैं, 2x धन 5y बराबर 10, तो 2x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 1, तो x बटे 5 प्लस y बटे 2 बराबर 1, तो 5 0 होगा, c मान लीजिए, और d हो गया 0। अब आते हैं हम लोग ग्राफ खींचते हैं इसका, आप अच्छे से खींचिएगा। x o x डैश, y o y डैश, तो 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस रखिएगा, 1 2 3 4 5 तक ही है। अब ये 3 0 है, 3 0 मतलब यहाँ ए हो गया 3 0, और बी है 0 5, 0 5 मतलब यहाँ। अब इसको आप पटरी से स्केल से मिलाएंगे और अच्छे से करेंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, गंभीरता से बनाइएगा। ये हो गया, इसका यहाँ लिख देंगे इसका इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 50। दूसरा है 5 0 और 0 2, 5 0 मतलब ए, सी है 5 0 और 0 2 मतलब ए, डी लिख दीजिए और इसको मिला दीजिए। इसका इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट याद करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। यहां देखिए 5x धन 3y 15 है और 2x धन 5y 10 है। यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा करते हैं, 5 का गुणा करेंगे 25x 15y 75 हो जाएगा, 55 25 एक बनती है 15y 75, और यहाँ 3 का 3 दूनी 6x 3 5 15y 30। घटा देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 19 6 25 होगा 5 और 7 में 3 गया 4, तो x का मान 45/19 है, 45/19 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, 45/19, अब जो है x की वैल्यू रख देंगे, 2x धन 5y बराबर 10 में, तो हो जाएगा 45 दूनी 90/19 प्लस 5y बराबर 10, 5y बराबर 10 ऋण 90/19, 190 माइनस 90/19 100/19, तो 5 20/19 है। यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप P मान लीजिए, 45/19 और 20/19 यही है। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं
जो अर्धतल होगा इसमें देखिए 0 0 को देखो, ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो 0 यहाँ रखेंगे 0 यहाँ रखेंगे तो 0 15 से छोटा होता, सही है। यानी मूल बिंदु की ओर ही होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला भाग होगा, राइट। और दूसरा भी 0 0 को करेगा तो ये वाला भाग होगा, तो कॉमन ये होगा, दोनों में जो होगा ये वाला भाग होगा। गंभीरता से बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, पूरा नंबर मिलेगा। पहले वाले में भी मूल बिंदु की ओर होगा और इधर हो नहीं सकता क्योंकि x और 0, x भी 0 या 0 से बड़ा, y भी x 0 या 0 से बड़ा, मतलब कि ये होता है x बराबर, देखिए x अच्छे थे y बराबर 0, ये y अच्छे थे x बराबर 0, तो इधर और इसमें इधर तो कॉमन तो यही होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए आपका जो कोणीय बिंदु हुआ, कॉर्नर पॉइंट जो हुआ, वो कौन कौन हुआ? कोणीय बिंदु कौन कौन हुआ बच्चों? कोणीय बिंदु कौन कौन हुआ? कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु कौन कौन हुआ? 0 0 1 हुआ, और दूसरा हुआ 3 0, और तीसरा हुआ 0 2, और चौथा आपने अभी निकाला 45/19 और 20/19। अब z बराबर क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर क्या है? 10x + 3y। इसमें 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, राइट। और 3 0 रखेंगे तो 10 3 30 आएगा, और 0 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, और 45/19 रखेंगे तो अलग से रख दीजिए, 10 × 45/19 प्लस 3 × 20/19, 450/19, और इधर 60/19, 510/19 आएगा, तो 510/19 आएगा। ये तो आएगा 6 5 11, 4 1 5, और 510 में 19 का डिवाइड करेंगे तो 19 दूनी 38 आएगा, और यहाँ 11 में 8 गया 3, और यहाँ 4 में 3 गया 1, तो यहाँ करीब जाएगा 6 बार जाएगा, 6 9 54, 6 1 6 5 11, 6 आएगा, तो करीब 26 से 16/19 आएगा। तो जाहिर सी बात है अधिकतम किस पर होगा? 3 0 पर, यानी और अधिकतम मान क्या होगा इसका? 30। अधिकतम मान क्या होगा? 30 होगा, 3 0 पर अधिकतम मान होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, इसलिए हर चैप्टर को मजबूती से तैयार करिए, एक एक चीज को स्पष्ट करिए, यही आपका काम है। ए बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड है, जेड जो है इंटीजर है, ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, बी पूर्णांक हो सकता है, और ए ऋण बी 7 को विभाजित करता है। रिलेशन में वही लेना है जिससे ए ऋण बी जो आवे वो 7 से डिविजिबल हो। जैसे आपने 1 8 ले लिया तो 1 ऋण 8 ऋण 7 आएगा, 7 से डिविजिबल होगा। जैसे आपने ले लिया 8 और 1 तो 8 ऋण 1 7 से डिविजिबल, वही अवयव लेने हैं। तो मतलब कि जेड में तो बहुत सारे सभी पूर्णांक आएंगे, लेकिन वही लेने हैं जो जैसे जिनका अंतर जो है 7 से कटेगा, जैसे उनका अंतर 14 आवे 21 आवे, तो ये सब जो है 7 से डिविजिबल होंगे। तो अगर ऐसा रिलेशन आर होगा जो जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट होगा, जेड क्रॉस जेड में तो जो है पूरा होगा 1 1 1 2 सब आ जाएंगे उसमें जेड क्रॉस जेड में, तो आर उसका एक सबसेट है, रिलेशन है। और वो रिलेशन किस नियम के अंतर्गत है कि ए ऋण बी यानी क्रमित युग्म का जो दोनों अवयव हैं उनका जो अंतर है वो 7 से विभाजित होता है। अब हम इसको करेंगे किस तरीके से, देखिएगा हर बच्चा, ए बी जो है ए कामा बी जेड का अवयव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर आती है, चर्चा करते हैं। अभी आपको बताए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध उसको बोलते हैं जो संबंध ए का बी से हो वही ए का ए से हो। तो अगर ए ऋण बी, आपका नियम क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर का अर्थ है कि ए ऋण बी जो है 7 से विभाजित होता है। अगर ए ऋण बी 7 से विभाजित होता है, यानी कि ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार है कि ए ऋण बी 7 से विभाजित होता है, तो ए रिलेटेड यानी कि ए और बी में कैसा संबंध है कि ए ऋण बी जो है 7 से विभाज्य है। ए रिलेटेड टू बी, ए ऋण बी 7 से विभाज्य है, यानी 7 ए ऋण बी को विभाजित करता है। तो अगर ए रिलेटेड टू ए लिखेंगे तो ए ऋण ए मतलब 0, 0 तो 7 से विभाज्य ही है। बोलो 0 7 से विभाज्य है, तो सही बात है। यानी कि ए रिलेटेड टू ए होल्ड कर रहा है, यानी कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू ए, यानी कि एक प्रकार से ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का अर्थ है कि दोनों का अंतर 7 से कटेगा, तो ए बिलोंग्स टू आर होगा तो ए ऋण ए यानी कि 0 तो 7 से कटेगा ही, तो 7 से डिविजिबल होगा ही, तो जाहिर सी बात है आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन पर आते हैं। सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए रिलेटेड टू बी है, ए ऋण बी 7 से विभाज्य है, तो अगर ए ऋण बी 7 से कटेगा तो बी ऋण ए, ऋण कॉमन लेने से भी तो विभाज्य होगा। ऋण कॉमन ले लिए, बी ऋण ए 7 से कटेगा तो बी ऋण ए भी 7 से कटेगा। तो अगर बी ऋण ए यानी कि ए ऋण बी 7 से कटेगा तो ए ऋण बी को 7 लैम्डा लिख सकते हैं, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू जेड। तो अगर बी ऋण ए निकालेंगे तो क्या होगा, ऋण ए ऋण बी, तो ऋण 7 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा भी तो जो है उसमें होगा जेड में। तो जाहिर सी बात है कि ए ऋण बी अगर 7 का मल्टीपल है तो बी ऋण ए भी 7 का मल्टीपल होगा, यानी बी ऋण ए भी 7 से कटेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने 14 7 लिया, 14 ऋण 7 7 से कटेगा, 7 14 लिया तो 7 ऋण 14, ऋण 7 भी 7 से विभाज्य होगा, तो बी ऋण ए 7 से विभाज्य है। अतः ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, अर्थात आप लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, हर आल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो अतः दिया गया संबंध में सममित संबंध भी है, जिसको बोलते हैं संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध ए बी सी बिलोंग्स टू जेड होगा। अब दिमाग लगाइए, ए रिलेटेड टू बी ए है, इसका अर्थ है कि ए ऋण बी 7 से विभाज्य है। ए ऋण बी डिविजिबल बाई 7, तो बी रिलेटेड टू सी अगर रहेगा तो इसका अर्थ है बी ऋण सी 7 से विभाज्य। आप ही बताइए, कोई संख्या 7 से विभाज्य है और जैसे 14 7 से विभाज्य है, 21 7 से विभाज्य है, तो दोनों का योग करेंगे। 14 भी 7 से विभाज्य है, 21 7 से विभाज्य है, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो वो भी तो 7 से विभाज्य होगा। भाई 7 7 से विभाज्य, 14 7 से विभाज्य, दोनों का योग 21 भी 7 से विभाज्य होगा। ए ऋण बी भी 7 से विभाज्य, बी ऋण सी, यानी कि ए ऋण बी 7 से विभाजित, ए ऋण बी 7 लैम्डा और बी ऋण सी भी 7 लैम्डा, या आप 7 म्यू कर दीजिए। ए ऋण बी प्लस बी ऋण सी जब करेंगे तो 7 लैम्डा प्लस म्यू, तो जाहिर सी बात बी से बी कैंसिल हो गया, ए ऋण सी भी 7 का मल्टीपल है, यहाँ लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा अगर इंटीजर है, म्यू इंटीजर है, तो उसका योग भी इंटीजर होगा। तो यहाँ अगर ए ऋण बी 7 से विभाज्य है, बी ऋण सी 7 से विभाज्य है, तो दोनों का योग ए ऋण बी प्लस बी ऋण सी भी 7 से विभाज्य होगा। तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए ऋण सी भी 7 से विभाज्य होगा।
ए ऋण सी 7 से विभाज्य होगा, यानी कि ए ऋण बी 7 से विभाज्य है, बी ऋण सी 7 से विभाज्य, दोनों का योग ए ऋण सी भी 7 से विभाज्य होगा। अतः हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू सी, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स टू आर था, ए सी बिलोंग्स टू बी आर हो गया, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अतः कह सकते हैं हम लोग कि दिए गए संबंध में संक्रमक संबंध भी है। अतः तीनों संबंध हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। कैसे करेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। तो पहले ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, यहां करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, प्लस ए तो 0 हो गया, तो सी क्रॉस ए। अब हम इसमें गुणा करेंगे इसका, देखिए किस तरीके से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यदि त्रिगुणन है तो इसको हम लिख सकते हैं कोष्ठक में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसको लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, इसको लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, इसको लिखेंगे वेक्टर बी वेक्टर सी, इसको लिखेंगे वेक्टर बी वेक्टर ए, इसको लिखेंगे वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। अदिश त्रिगुणन की आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें अगर दो इक्वल हो जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, ए 0 ए 0 ए 0। और साइक्लिक आर्डर में ए बी सी को हम बी सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद एक, साइक्लिक आर्डर में तो मान बराबर होता है, और दो इक्वल होता है तो मान 0, तो इसका मान हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 ए भी 0, और ये साइक्लिक आर्डर में है, तो इसको वेक्टर साइक्लिक आर्डर मान इक्वल होता है, तो ए बी सी और ए बी सी मिलकर हो गया 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। एक क्वेश्चन